कि हम पूर्वांचल से लखनऊ से गाजीपुर तक जो है एक बढ़िया एक्सप्रेस वे में जाएंगे। डिफेंस में जो आइटम सबसे पहले बाहर से खरीद लिया जाता था, अभी हमारे यहाँ बनाया जाएगा। जब बनेगा तो उससे सपोर्टिव सप्लायर चाहिए, सप्लायर का भी सप्लायर चाहिए। तो इन नेटवर्क में आखिर कहाँ से अपने लोग तो आएंगे, क्या कहीं बाहर से लाए जाएंगे? यूनिवर्सिटियों में स्किल के ऊपर कोर्सेज चालू हो गए। अब यही ज़रूरत थी। जो पहले केवल डिग्री ले लीजिए चलता था, अब डिग्री का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होकर के आपका हुनर क्या है, आप कर क्या सकते हो। नहीं तो डिग्री ले लीजिए और आपको पता भी नहीं चले कि आप किस एरिया में डिग्री लिए। आज हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज तिवारी जी हमारे साथ में हैं और उन्होंने एक टुवार्ड्स नया भारत इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में लगभग 1000 लोग, विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स, कंट्रीब्यूटर्स, इंस्टीट्यूशंस शामिल है। उन्होंने नया भारत कैसा हो, नया भारत कितनी प्रगति हो रही है और प्रधानमंत्री का जो नया भारत मिशन है, उन सारे चीज़ों को उन्होंने शामिल करके डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक को तैयार किया है। ये पुस्तक देश में एक हैंडबुक के तरह, रेफरेंस बुक की तरह काम करेगी। वैसे बहुत सारी स्टडीज़ होती रही हैं, नीति आयोग कराता रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, लेकिन इस नए भारत टुवार्ड्स नया भारत इस पुस्तक में जो लिखा गया है, उसकी भाषा, उसकी लिखावट, उसमें कंट्रीब्यूटर्स बिल्कुल अलग हैं कि एक साधारण से आदमी को इसका एक पढ़ने से उसकी झलक मिल जाती। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब बताएं कि इस पुस्तक को लिखने का विचार आप पास कैसे आया? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे संस्थान द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के बारे में जानकारी लिए और आप आए। तो हम बता दे रहे हैं कि इस पुस्तक के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो ये कि जो भारत एक नए ऊंचाइयों को तय करते हुए आगे बढ़ रहा है, कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तर के हो रहे हैं, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी लगा करके जहाँ भी पर कैपिटा इनकम बढ़ने की संभावना है वहाँ पे उसको लगाया जा रहा है। जैसे पीएम गति शक्ति हो गई, कैसे हर देश की इकोनॉमी की जो मेन रीढ़ होती है, जिसे हम लॉजिस्टिक सिस्टम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर कितना काम हुआ है। मुझे ये सोच के हमेशा लगता था, इकोनॉमिक कॉरिडोर की एनालिसिस थी, तो मुझे लगा क्या कि इसका एक विस्तृत अध्ययन किया जाए और ये अध्ययन ऐसा हो जो बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जो होता है सरकार का, उसको ध्यान में रखते हुए साथ साथ लोग क्या कह रहे हैं, उनका भी ओपिनियन, खास करके जो एक्सपर्ट हैं उनसे क्या इनपुट आ रहा है, उसको लेते हुए बनाया गया कि देखिए साइंटिफिकली, एनालिटिकली अच्छे तरीके से कैसे हम हो रहे इस विकास को कैप्चर कर सके, बता सके। तो इस भावना को रखते हुए इस बुक की तरफ हम लोग बढ़े और उसमें जो 5-6 जो मुख्य योजनाएं थीं, जैसे पीएम गति शक्ति, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाव में गति आई, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जिसके कारण सब बिजनेस के ट्रेड लाइंस जो है, बड़े बड़े सिटीज़, छोटे छोटे चीज़ें, मल्टी मॉडल पार्क्स वगैरह आ रहे हैं, उनका अध्ययन। उड़ान आपने देखा होगा कि कैसे उड़े देश का आम नागरिक जो है, झसुगोड़ा, दरभंगा और बहुत छोटी छोटी जगह पर जहाँ एयरपोर्ट था ही नहीं, केवल था तो नॉन ऑपरेशनल था, कैसे ऑपरेशनल हो करके लोग जाने आने लगे, कैसे उनके यहाँ ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ने लगी, जो है लोग वहाँ से उड़ान करके दूसरी जगह जाने लगे। और किसान संपदा योजना से कैसे फूड पार्क वगैरह और सब की संभावना बढ़ने लगी, चारों तरफ में उनके और नए नए प्रकल्प आ रहे हैं। वो देख के मुझे लगा क्या कि हम लोगों को थोड़ा सा इसमें अगर अध्ययन करके ये बताएं और अच्छा क्या हो सकता है, बाकी इनका इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यही मन में था, जिसके कारण ये किताब लिखी। और इसमें हमारे संस्थान के लगभग
15 से 20 फैकल्टी शामिल थे, जो सब डाटा कुछ रिसर्च स्कॉलर हमारे थे, और हर एरिया के हमने एक्सपर्ट को चूज किया। हर मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व थी उनके लोगों से इसका रिव्यू कराए, तब जा कर के इसको इस फॉर्म में लाए। और आइडिया यही था कि हम अपने देश में हो रही प्रगति को अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, ये आपकी स्टडी रिपोर्ट, अभी तक ये देखा गया कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डिफरेंट तरीके से उनका स्टडी के पैरामीटर्स होते थे। हमारे देश में नीति आयोग है, उसका एक पैरामीटर्स अलग है। लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट्स में हमने ये देखा है कि आम नागरिक का उसमें कोई बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन नहीं होता, बताया जाता है लेकिन प्रैग्मेटिक तरीके से, और रिपोर्ट्स को इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया जाता है कि अगर साधारण आदमी देश की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसको एक सामान्य बहुत सहजता नहीं होती। तो ये आपकी रिपोर्ट इन रिपोर्ट से किस मायने में भिन्न है? हाँ, हमने देखा क्या कि जो चीज़ें आपको विजिबल दिख रही हैं, जैसे आपने देखा होगा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की लगभग बाढ़ सी आ गई। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम पूर्वांचल से, लखनऊ से गाजीपुर तक जो है एक बढ़िया एक्सप्रेसवे में जाएंगे। आज देखिए, जब भी आप किसी भी शहर में जाइए, कैसे उनके वहाँ पे बहुत ही सुगम तरीके से सड़कों का निर्माण हो गया है। एयरपोर्ट जो है, जो मिलिट्री के थे, उनको कैसे निर्माण करा करके वहाँ पे फ्लाइट्स आ रही हैं। हमने देखा कि लगा क्या कि ये परिवर्तन कुछ छोटा नहीं, क्रांतिकारी परिवर्तन है, और ये जो है समाज को एक नई दिशा देने वाला है। देश में एक नई उमंग आई है, कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हुए आगे जाएं। तो उसको सरल भाषा में, जिससे आम नागरिक समझ सके, जिसमें मतलब खास करके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, खास करके जो बीकॉम करते हैं, जो बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या बीटेक वाले भी हैं, तो वो लोग समझें कि मतलब कोई भी स्कीम है, योजना है, उसका सरलीकृत भाषा में कैसे समझाएं उसे, ये हमारा तरीका रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने इस पूरी स्टडी को आम आदमी से जोड़ने के लिए, उनके व्यू को रखने के लिए, बेनिफिशरीज़ को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए कि रियलिटी क्या है, प्रैग्मेटिक इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए डॉक्टर साहब आपने कौन सा इसमें पैरामीटर्स और टेक्निक अपनाई कि जिसमें कॉमन मैन का बेनिफिशरी भी शामिल हो गया और उसका व्यवहारिक पक्ष भी आया? इसके लिए तो हमने क्या किया बस कि पहले कई जगह हमारे लोग जो है बातचीत किए लोगों से, आम आदमी से, खास करके जो 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 जिनके इस्तेमाल में वो आ रहे हैं, जैसे कोई रोड नेटवर्क यूज कर रहा है, कोई पोर्ट यूज कर रहा है, कोई एयरपोर्ट पे जा रहा है। जैसे बहुत से यात्री मुझे मिले जो दरभंगा साइड के थे, तो उन्होंने, मैं पूछा कैसे आजकल आते जाते हो, तो बताया उन्होंने कि सर आज तो हमारे यहाँ से ही एयरपोर्ट हो गया है। मेरा एक छात्र था, वो एक बार पटना से दरभंगा 6.5 घंटे लगे उसे जाने में, बल्कि उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी तो और बिगड़ गई। तो मैंने दोबारा उनसे पूछा आप कैसे करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम आराम से वहाँ से बम्बई आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ मैंने उनसे देखा। तो इस तरह कुछ और लोगों से पूछा, जो लोग लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करते हैं, उनसे पूछा भाई आजकल कितना दिक्कत होती है आपको सामान भेजने में और सामान रिसीव करने में। तो उन्होंने कहा सर अभी तो बहुत चीज़ें सामान्य हो गई हैं, और हम लोगों को मतलब सबसे कम समय, समझिए जितना हम पहले लगाते थे, आजकल उसका तिहावा हो गया। जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, फ्राइट फॉरवर्डर्स हैं, इनसे मैंने बात किया, उनके एसोसिएशन से बात किया कैसे आपको महसूस हो रहा है। जो लोग पोर्ट पे काम करते हैं उनसे पूछा भाई आजकल टर्न अराउंड टाइम क्या है पोर्ट का, जहाज़ें आती कितना देर रुकी रहती हैं। उन्होंने कहा सर नहीं, पेनल्टी भी कम हो गई है और जहाज़ें भी जल्दी जल्दी सामान उतार लिया जाता है। तो इस तरह से उनका ओपिनियन लिए। उसके बाद हमने सरकार के जो वेबसाइट्स होते हैं बस उनको पूरा अच्छे से देखा, और एक्सपर्ट बुलाए सर, हर एरिया के एक्सपर्ट, चाहे वो स्मार्ट सिटी के एक्सपर्ट हों, चाहे वो पीएम गति शक्ति के एक्सपर्ट हों, चाहे वो उड़ान के एक्सपर्ट हों, चाहे वो किसान संपदा योजना के एक्सपर्ट हों, उनको बुला के यहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर एक बढ़िया सेमिनार वेबिनार कराए, और उसको हमारे लड़कों ने, कई लड़कों ने ओपन कर दिए थे, जिससे उनके भी ओपिनियन आए, फीडबैक आए, उसको भी शामिल किए। और जब ये बन गया तो इसका पूरा मटेरियल जो है
हमने अपने मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया कि सर इसको करस्पॉन्डिंग जिस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं कि नोडल मिनिस्ट्री के, उनके लोगों से इसको चेक करा, जिससे कि ऐसा ना हो कोई हम डाटा क्लेम करें और वो उनसे अलग हो, तो वो मैच कराए, उसके बाद जो है उनका ओपिनियन लिए तब ही इसको बनाया गया। तो लोगों को हमने जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या जिनको इनसे कुछ मतलब उनको अच्छा लगा, ऐसे लोग जो हमको मिले उनका ओपिनियन भी शामिल करके ऐसे तब स्टडी की तरफ बढ़े जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 6 वर्टिकल्स इसमें शामिल हुए हैं नए भारत मिशन में, इसमें लगभग कितनी मिनिस्ट्रीज़ को आपने शामिल किया है? ये देखिए सर, अलग अलग मंत्रालय के थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो पीएम गति शक्ति है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है LPI, ये आता है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। एक विभाग है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड प्रमोशंस बोलते हैं उसको। तो DPIIT बोलते हैं उनको, जो है मतलब उनके जो है कैसे जो है इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वो लोग इस विभाग को बनाए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर ये लोग जो है। तो इनके लोगों से सर हमने पीएम गति शक्ति का डाटा लिया, LPI का डाटा मतलब वहाँ देखा, उनके साइट पे जो मिला उसको यूज किए, और उनके जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाए, उनसे बातें किए। यहाँ तक कि जब हमारी रिपोर्ट बन गई तो उनके पास भेजे भी देखने के लिए, जो है उनके जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह देखे। ऐसे ही सर उड़ान स्कीम जो थी वहाँ उसके जो करस्पॉन्डिंग मंत्रालय था उसके पास भेजे। तो और हर चीज़ जिससे संबंधित थी सर उनसे उनका एक बार रिव्यू करा लिया गया, जिससे कि मतलब ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी न रहे, कुछ ऐसा न रहे कि फिर भी एक आध अगर कोई हो गया तो उसके लिए त्रुटि हमेशा जो है क्षमा प्रार्थी रहते हैं हम लोग, लेकिन कोशिश किए हैं कि ऐसा न रहे। और उस हिसाब से उनसे रिव्यू कराने के बाद ही हम इसको आगे बढ़े। जैसे डॉक्टर साहब स्मार्ट सिटी हुआ, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हुआ, पीएम गति शक्ति हुआ, RCS उड़ान के बारे में छोटे छोटे शहरों से स्टार्ट हो गया, तो आपने डॉक्टर साहब क्या पाया कि ये जिस उद्देश्य को लेके प्रधानमंत्री जी इन अपनी योजनाओं को उन्होंने बनाया और उन्होंने जिनको इसके सुपुर्द किया कि एग्जीक्यूशन आपके हाथ में हुए, आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूशन की गति और एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि वो ठीक तरीके से चल रहा है? नहीं, आपने जो कहा है, जैसे सबसे बड़ी बात होती थी पहले जहाँ कई मंत्रालय आपस में उनका संबंध रहता था वहाँ फैसला बड़ा देर में होता था। जैसे मान लिया एक रेलवे लाइन है, उसके ऊपर एक आपको बनाना है, ओवरब्रिज बनाना है, तो ओवरब्रिज किसी रोड का हो, चाहे NHI का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेलवे की होती है, तो कई बार इनके बीच में तारतम्य बैठता नहीं था। तो ये गति शक्ति का जो प्लेटफार्म आया, डिजिटल प्लेटफार्म, जहाँ सारे डेटा इकट्ठा कर गए, तो वहाँ पे जो प्लानर हैं उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहले डाटा उठा लिया गया, अब उससे आराम से प्लान कर लिया जा रहा है। फिर सैंक्शन अप्रूवल जो टाइम लगता था सालों साल, वो एकदम घट करके कुछ दिनों का हो गया। तो इससे जो गति मिली काम करने में वो अपने आप में दिख रही है, भी सब जगह दिख रही है आपको। ऐसे कई संबंधनीय मार्ग है जो नागपुर से शिरडी तक आता है, बहुत से एक्सप्रेस वे जैसे बने हैं जिसमें प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया गया है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया गया है। ऐसे ही बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने में भी जो हमारे नए मेथड्स आ रहे हैं उनको पूरा लगाया गया है। तो कुल मिला जुला के कहा जाए कि स्पीड तो बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है, और उनके बीच में आपस में तारतम्य बढ़ा। जैसे याद होगा पहले अगर आपको मान लो रोड बन गई तो पाइप डालनी पड़ती थी, फिर रोड खोदिए तब पाइप डालिए। अभी क्या हो रहा है, वो सबको एक साथ कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो पाइप का अलग से जगह पहले से ही बना दिया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स की जगह पहले से बना दिया जा रहा है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे नुकसान कम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको जो है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। अब तो जानते हैं सुधार की गुंजाइश तो हर जगह ही रहती है, और इसमें भी जहाँ है वो ये है कि लोग इसको और समझें, छोटे नीचे तक जाए वो। जैसे हम लोगों ने कुछ केस स्टडी बनाई जो इस किताब में नहीं है, कि कैसे जैसे यूपी का सीतापुर ज़िला है, हमने देखा, उसका पूरा डाटा लिया। वहाँ आप कैसे एक जगह बना करके मिड डे मील चारों तरफ फैला सकते हो, जिससे कि गाड़ी से आने जाने का मतलब ट्रक से आने जाने का खर्चा कम लगे। कहाँ आप अस्पताल बनवाएं जिससे ज़्यादा लोग कवर हो सके। तो ये साइंटिफिक स्टडी, लोकेशन डिसीजन जो है। अब ऐसा से गांव में फसल उगती है
अब जो भी हमारा ग्राम सेवक होता है, अधिकारी, वो अगर डिसाइड करे कौन से स्कूल में हमको सेंटर बनाना है गेहूँ कलेक्ट करने के लिए, तो अब उसका थंब रूल नहीं चलेगा। आराम से ऐसे मेथड हम लोगों ने बना रखे हैं कि वो नक्शे में, मतलब मैप में आराम से देख करके कौन सा ऐसे मिनिमम ऐसा लोकेशन है जहाँ हर गांव से मिनिमम जगह आना पड़े, मिनिमम डिस्टेंस आना पड़े, उनको कम से कम दूरी तय करना पड़े। तो इस तरह के जो और ऐप वगैरह बन रहे हैं उससे, उनसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लोग ये नीचे तक जाएगा ये, मतलब मैं अब तक तो आप देख रहे हो केवल कनेक्टिविटी शहरों से हो रही थी, धीरे धीरे आप देखिएगा कि ऐसे गति शक्ति टाइप के या लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट के परफॉर्मेंस के मेजर्स जो है, जो पोर्ट, एयरपोर्ट और मल्टी मॉडल पार्क्स में रहते हैं, अब वो नीचे तक जाएंगे जो है उसको। अच्छा तो सर, ये इसका मतलब पीएम गति शक्ति का जो ये एक प्रोजेक्ट है, एक इनिशिएटिव है, ये सिंगल विंडो सिस्टम ऑपरेशन का बनाया गया एकदम है सही कहा प्रधानमंत्री ने, कि जैसे विभागों में खींचतान चलती थी उसकी वजह से, तो अब उसमें डॉक्टर साहब जैसे ये स्मार्ट सिटी की हम लोग बात करते हैं, आपने इसके ऊपर बहुत इस पुस्तक में लिखा है, बुक में, तो स्मार्ट सिटीज़ में डॉक्टर साहब कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोग लेके आए हैं कि कॉमन सिटी और स्मार्ट सिटी में अगर आम आदमी समझने के लिए बैठे कि भाई हमारा ज़िला स्मार्ट सिटी है और साहब आपका ज़िला साधारण सिटी है, तो इसमें क्या अंतर है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो स्वच्छता जो है, जब भी स्मार्ट सिटी बनाएगी तो वहाँ ध्यान दिया गया कहीं उनका जो कचरा कूड़ा है वो सही समय पर निर्गत हो जाए, उसको कहाँ ले जाना है, कैसे उससे प्रोसेस करना है। कहीं कहीं उनको रीप्रोसेस कर रहे हैं, उससे मतलब आराम से उसको निकाल करके उसे दूसरे काम में लगा रहे हैं। कहीं कहीं तो उससे आराम से सड़क का बिल्डिंग मटेरियल बन रहा है, कहीं और दूसरी चीज़ें बन रही हैं कचड़ों से जो है। दूसरा, पावर के लिए देखा होगा आपने कि कैसे समय पे बिजली बंद हो, उनका खपत कम हो, सोलर कैसे लगाए जाएं, बाकी चीज़ों की व्यवस्था, ग्रिड के कैसे कंसेप्ट बने वहाँ पे। तीसरा चीज़ जो है, उनमें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह का ध्यान दिया है, कौन चीज़ कहाँ लोकेटेड हो। जैसे आप याद करिए कि पहले कहते थे कि चंडीगढ़ बहुत प्लान्ड सिटी है, या यहाँ पे बहुत ही चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं किसी शहर में। हाँ, जयपुर पिंक सिटी है, जहाँ मतलब सब घर एक ही तरह के अच्छे दिखते हैं। तो स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ने क्या किया कि लोगों के अंदर स्वच्छता की भावना, एनर्जी बचाने की भावना, और साथ साथ कहाँ ज़्यादा फैसिलिटी किस तरह से लोकेटेड हो, लोग उसको सही सही फ़ायदा उठा पाएँ, गंदगी कम हो, आराम से लोग जो कूड़ा डिस्पोजल है, सीवर सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, कैसे वो जा कर के सही जगह गिरे, उसका सही उपयोग हो, जिससे कि आगे की नदियाँ हों या नाले हों, उनकी वहाँ गंदगी कम हो। तो इस तरह से जो पूरा मैपिंग किया गया, चाहे एनर्जी कंजम्पशन की बात हो, चाहे वाटर कंजम्पशन की बात हो, चाहे वेस्ट हैंडलिंग की बात हो, या लोकेशन लोकेशन डिसीजन हो, कौन चीज़ कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, कहाँ वहाँ सुविधा है कि नहीं लोगों को, ये सब चीज़ें जहाँ ध्यान में रखते हैं तो वो हो जाती है कहीं स्मार्ट सिटी। और जहाँ रैंडमली चीज़ें चल रही है, मतलब ठीक से प्लान नहीं है, अगर कहीं चीज़ यहाँ वो भी है तो बगल में दूसरा चीज़ भी है ऐसे, तो वो थोड़ा डिफरेंस उसमें आ जाएगा जो है। इसीलिए उसको कहेंगे स्मार्ट सिटी। और सब ये बेसिक चीज़ तो ये है कि ये जो इन सारी चीज़ों को एकत्र करके प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक देश के सामने एक मसौदा रखा कि हम लोग इस संकल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इन सारे अगर 6 वर्टिकल्स को जिसको आपने गहराई से स्टडी किया है, तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कहाँ तक हम इसको नज़दीक पहुँचा पाएंगे और कितना उसमें सहायक होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सोर्स जो इकोनॉमिक है, जैसे देखा गया है, वो है हमारा कैसे एग्रीकल्चरल इनपुट्स, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, आपका भारत का खुद का जो है अपना एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक इफ़िशियंसी, और लोगों को तरह तरह के कामों में लगाना जो है, ये एक अच्छे पैरामीटर्स हैं जिनके कारण जो है इकोनॉमी अपनी एक नई गति की दिशा बढ़ती जा रही है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बाकी देश जो हैं, जो तो डेवलप हो चुके हैं, उनके यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। जर्मनी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, जो बन गया उसी को मेंटेन कर रहे हैं। यूके में जाके देखिए तो कुछ नया दिखता क्या, जो चल रहा है वही चल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ज़रूरत ही नहीं है अभी। हमारा क्या है, हमारे तरफ चारों तरफ रिक्वायरमेंट है, आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ द फंड मनी जो बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। हर साल हमारे यहाँ से नए नए प्रोडक्ट, जैसे फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, हमारा
अपना मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, अभी ये इंडिया हब बन गया है इन चीज़ों का। विश्व स्तर की दवाइयाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, ये सब बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है सर कि चारों तरफ में हमारे कुछ प्रोडक्ट की ओर सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और बाकी जो लोग बनाते थे उनके यहाँ कुछ खासकर टेक्निकल टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर चीज़ें अभी भी उनके पास है, और हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो रही है, लोग इनोवेट कर रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ओवरऑल जो बिजनेस वॉल्यूम है हमारा, वो कंपेयर टू अदर्स बहुत बढ़ रहा है। सो इसीलिए जो हम 5 ट्रिलियन बता रहे हो आप, पाँचवीं इकोनॉमी है, वो हम बढ़ के बहुत जल्दी तीसरी भी हो जाएंगे। हाँ, रीजन क्यों हो जाए? क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ें मतलब अभी चढ़ाव पे है, और इस ग्रोथ रेट को देखते हुए कोई भी कह सकता है कि ये एक बूमिंग इकोनॉमी के सिंबल हैं। आज आपको लग रहा है ऐसा कि हमको इतना ही दिख रहा है, लेकिन कल देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपके फ़ायदे में क्या है, आपके एवरेज लोगों की एज जो है 28 साल है। 10 साल बाद, 15 साल बाद ये बढ़ के हो जाएगी 37 साल, तभी आप एडवांटेज में रहोगे। तो इस तरह से हमारे यूथफुलनेस, हमारी इकोनॉमी का बढ़ना, जीडीपी ग्रोथ रेट का बढ़ना, ये हमको सर्टेनली, अगर ये प्रोसेस चलता रहा विकास का, इस तरह से योजनाएं सफल होकर आगे बढ़ती रहीं, कोई बीच में बहुत बड़े डिसरप्शंस न आए जो है, तो हमें मतलब कोई शक नहीं इसमें कि हम बहुत जल्दी बहुत से देशों को पीछे छोड़ देंगे जो हमसे बहुत डेवलप्ड कहे जाते थे जो है सब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पूरे डेवलपमेंट के डिफरेंट वर्टिकल्स आपने बताए, इसका देश के युवाओं की रोजगार से संबंध अब मेन आता है। कहीं कहीं बात आती है कि रोजगार तेज़ी से मिल रहा है, कहीं कुछ लोग इंटरप्रेन्योर्स होते जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी भी आ रही है। तो इन सबसे रोजगार के ऊपर क्या असर पड़ेगा हमारे यूथ्स के ऊपर? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कई कई जगह पे जो रोज़गार की परिभाषाएं हैं वो थोड़ा सा अलग से आपको देखना पड़ेगा। रोज़गार मतलब जब का लोग काम करें अपने मन से। अब एक बड़ा चंक भारत का है जहाँ आज भी सरकारी नौकरी को सबसे बहुत महत्वपूर्ण भाग दिया जाता है, और एक चंक बड़ा है देश का जहाँ पे मतलब अपने व्यापार को, अपने काम को, और आप कहाँ कैसे अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस तरह से अपनी स्टार्टअप खोल रहे हो, किस तरह से नए कंपनियों में शामिल हो रहे हो, किस तरह से व्यापार में भाग ले रहे हो, वो ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब देखिए, हर जैसे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ले लीजिए, वो तो बढ़ती चली जा रही है। नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं आपके, और जो जितने जॉब हैं मोस्टली ये प्राइवेट कामों में उसमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम उन्हीं सेक्टर से चल रहे हैं जो है। और जितना हो सक रहा है, जैसे जहाँ पे लाइन ऑर्डर सप्लाई सबका ज़रूरत है वहाँ भी काम बढ़ ही रहा है, जॉब आ ही रही है। जैसे हमारी टीचिंग को ले लीजिए, अब हम लोगों के यहाँ स्पेशल ड्राइव चला करके हमें लग रहा है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखिएगा सर, 3 साल में हर संस्थान को लगभग कंपेल की मतलब किया गया है कि आप अपनी जगह रिक्त स्थानों को भरिए, वैकेंसी भरिए। ड्राइव चलाए गए सर, हमने खुद ही 4-5 बार एडवर्टीजमेंट निकाला अपने यहाँ लोगों को, और लिए गए भी। मतलब तो कहने मतलब जो सरकारी संस्थानों में खाली वैकेंसियाँ थी उनको भरने का काम खूब तेज़ी से चला। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी काम बढ़ रहा है वहाँ भी लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम बहुत ज़्यादा, जैसे कंपेयर टू अदर्स हमारी पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, उसी हिसाब से जैसे जैसे और प्रगति होगी और नए नए फर्म्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, एसएमई है, एमएसएमई है, अब इस सब में भी रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अब उसमें क्वेश्चन है किस तरह की जॉब हम लाइक करते हैं। जैसे मान लो, देखिए एक छोटी सी योजना थी, आपने देखा होगा, मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना में छोटे छोटे जो काम करने वाले खुचरा वाले हैं, दुकान लोग हैं, मतलब जो सड़क लगाते हैं, सब ने लिए, सब फ़ायदा उठाए, किसी ने अपना व्यापार स्वतः चालू कर दिया। अब उसको तो आप कैसे काउंट करोगे कि इनका रोज़गार मिला कि नहीं मिला, जो है कि नहीं। तो लिहाजा अगर आप सरकारी नौकरियों की तरफ वालों को देखेंगे तो वहाँ भी कुछ न कुछ ज़्यादा ही हुआ जो पहले नहीं होता था। अगर आप स्वरोजगार देखेंगे वो भी बहुत बढ़ा है। नंबर ऑफ़ स्टार्टअप की संख्या अपने आप में कहानी कहती है कि ये नए यंग बॉयज़ किधर जा रहे हैं। और अगर देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे है, तो वहाँ पे भी मतलब हर साल वैसे हमारा आईएम मुंबई ले लीजिए, यहाँ पे सारे लड़के हमारे बहुत अच्छे पैकेज से प्लेस हो रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं सर कि धीरे धीरे ना माहौल भी बदल रहा है।
जहाँ बच्चे पहले गवर्नमेंट जॉब के प्रति बहुत मतलब वो रहते थे, आजकल उनको लग रहा है कि हम फिनटेक में जाएं, हम अच्छे अच्छे नए लॉजिस्टिक फर्म्स में चलें, या फिर ऐसा कोई वेंचर निकले जहाँ उसमें हम भागीदारी करें। अब सोचिए, पहले ट्रेडिंग जो होती थी स्टॉक एक्सचेंज की, कितने कम लोग करते थे। आजकल देखिए जगह जगह लोग ट्रेडिंग में भाग ले रहे हैं, अपने पैसे को लगा करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। सो एक परिवर्तन की तरफ पूरा देश चल रहा है, और उसमें केवल हम ये नहीं कह सकते कि एक सेक्टर यही है जहाँ से जॉब जनरेट हो रही है, सब जगह से हो रही है, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग है। हाँ, अब वही जिस एंगल से देखेगा उसको वैसे ही दिखेगा। जो आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा कि सरकारी नौकरियों के बारे में जो पहले दृष्टिकोण था बदला है, और ये देखा गया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा, उसके बाद मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ, स्मार्ट इंडिया शुरू हुआ, डिजिटल इंडिया शुरू हुआ, स्टार्ट इंडिया, स्किलिंग इंडिया, ये सारे चीज़। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं आत्मनिर्भर भारत के, इनमें भी यूथ काफ़ी तेज़ी से क्या जुड़ता हुआ दिख रहा है आपको? चल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आपने पहले कभी, आज के 5 साल 7 साल पहले कभी हैकाथॉन वर्ड सुना था? हैकाथॉन क्या होता है? हमारे जो बड़े बड़े संस्थानों में प्रोफेसर हैं वो भी इसको नहीं कोई किसी चीज़ से जोड़ते थे। हैकाथॉन के माध्यम से क्या किया कि लोगों की, लड़कों की, स्टूडेंट्स की पावर को कि कैसे वो सरकार के या किसी दूसरे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ऐसा उनके अंदर में एक सलूशन देने की क्षमता को बढ़ावा देने का कंपटीशन किया गया। लाखों लड़के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उससे क्या हो गया कि लोगों में इनोवेट करने की भावना बढ़ी। उस भावना से क्या हुआ कि छोटे छोटे लोग देखिए, छोटे छोटे जगहों में, कस्बों में आजकल अपने नए नए चीज़ प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं। कोई अपना एक छोटा डेवलपमेंट किया, कोई दूसरा डेवलपमेंट किया। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो मतलब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हम नहीं बोल रहे हैं सर, हम बोले छोटे छोटे चीज़ों को ही मिला करके जो लोग नया डिवाइस बना रहे हैं, नई तरीके बना रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं। अब बाहर के कंपनियों से कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। अब सोचिए IPL की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है, सोचिए। इस तरह से फार्मास्यूटिकल देखिए आप, कितने हमारे यूनिट्स अच्छे अच्छे जगह पे सामान बना रहे हैं। और आगे जैसे हम बताएं आपको कि बच्चों में इंटर्नशिप की भावना डबल हो गई है सर। सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप कई गुना बढ़ गई है। लोग बुला के काम दे रहे हैं, आइए भाई हमारे यहाँ 2 महीने काम करिए, सीखिए। तो स्किल का भी महत्व तो सर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटियों में स्किल के ऊपर कोर्सेज चालू हो गए हैं। अब यही ज़रूरत थी। जो पहले केवल डिग्री ले लीजिए चलता था, अब डिग्री का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होकर के आपका हुनर क्या है, आप कर क्या सकते हो, कहाँ आपका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आप किस चीज़ में अपने को बहुत महारत हासिल किए हुए हो, अब धीरे धीरे उधर मामला बढ़ रहा है।